गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चहीते चैनल विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। जी हाँ, मैं लेकर के आया हूँ 29 जून 2021 के करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने। एक बार फिर से फर्स्ट क्लास होने वाला है सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए जुड़े हैं अभी, और जो पुराने लोग हैं वो शेयर करते चलिएगा और जोड़ते चलिएगा। इसी तरीके से मुझे उम्मीद है आप लोग सब इस सेशन को शेयर करेंगे और आगे बढ़ाते चलेंगे। यही मैं पहले भी बताया है आपको कि जो है ना, यही हमारी एक गुरु दक्षिणा है जो आप दे करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और सेशन को शेयर कर दोगे, लाइक कर दोगे इस सेशन को, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ा है ना, 1 सेकंड में हो जाएगा। चलिएगा, सबसे पहले एक और बात मैं बता रहा हूं आपको कि उत्तराखंड इतिहास को लेकर भी नया क्लासेस का आगाज होने वाला है। आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, चलिएगा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का कि मैसेजिंग एप्लीकेशन वीकर का अधिग्रहण हाल ही में किसने किया? फटाफट से बताइएगा कमेंट करके, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट से जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, ये एक कम्युनिकेशन कंपनी है जो वीडियो के द्वारा वीडियो चैट कराती है। ठीक है, और इसको अभी हाल ही में बेच दिया गया है। किसको बेचा गया है? इस कंपनी को। ये जो है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी काम करती थी। ठीक है, और एक तरह से कोलैबोरेट हुआ है। ठीक है, अमेजोन वेब सर्विस के थ्रू। ठीक है, कौन है? एनसी जैसी हैं इसके 2016 अप्रैल से सीईओ। ठीक है, अमेजोन के सीईओ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका हाल फिलहाल के बैंक के एग्जाम जो होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है इसके फाउंडर कौन है? amazon.com। ठीक है ना, 2006 में इसको 2006 में इसको जो है ना स्टार्ट किया गया था। अब और जो है आपका वाशिंगटन में इसका अभी हाल फिलहाल में हेडक्वार्टर है। ठीक है, देखिएगा, वाशिंगटन में है इसका हेडक्वार्टर, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, और जो है ये अमेजोन वेब सर्विस AWS हैज रिक्वायर अ मैसेजिंग एप्लीकेशन वीकर। ठीक है, द मैसेजिंग एप्लीकेशन विच इज फाउंड इन 2012। ठीक है, तो मैसेजिंग एप्लीकेशन वीकर का अधिग्रहण हाल ही में किसने किया है? किसने किया है? आपका सही आंसर क्या होगा? AWS। ठीक है, क्या है सही आंसर आपका? AWS। ठीक है, चलिएगा आगे चलें। दूसरा क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, FATF ने किस देश को हाल ही में अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? ठीक है, तो आप सबसे पहले का ये जो है क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करें। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है, मैं आपको, हाँ जी बिल्कुल, देखिएगा कौन कौन दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे सोते हुए। ठीक है, FATF के ग्रे लिस्ट में रहने से पाकिस्तान को अब तक $45 बिलियन का नुकसान हो चुका है। ठीक है, तो ग्रे लिस्ट में किसको बरकरार रखा गया होगा? पाकिस्तान को। FATF है क्या एक्चुअली? द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इज द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरेस्ट्रियल फाइनेंशियल वॉच डॉग। ठीक है, एक तरह का ये निगरानी रखने वाली एक कंपनी है। ठीक है, FATF। ठीक है, समझ में आई होगी बात। ठीक है, जब FATF एक क्षेत्राधिकार को बढ़ी हुई निगरानी के तहत रखता है तो इसका मतलब यह है कि देश सहमत समय सीमा के भीतर
पहचानी गई रणनीतिक कमियों को तेजी से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और निगरानी में वृद्धि के अधीन है। इस सूची को अक्सर बाहरी रूप से ग्रे लिस्ट के रूप में जाना जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा ग्रे लिस्ट है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो ग्रे लिस्ट का लोगों को पता ही नहीं चल रहा था, अब आपको शायद जानकारी प्राप्त हो गई होगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को हाल ही में अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? पाकिस्तान को अभी हाल ही में बरकरार रखा हुआ है। पाकिस्तान इसका सही आंसर है। ठीक है ना, पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, कौन सा देश ऐसा देश जो मलेशिया को पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बना है? Which country has overtaken Malaysia to become India's largest crude palm oil export in 2020-21? Which country is that? ठीक है, बताइएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर करें जल्दी से। चलिएगा, मैं दे देता हूं आपको आंसर, आप लोग शायद नहीं देंगे। ठीक है, किसी का भी कमेंट नहीं आया इसमें। देखिएगा, भारत ने मलेशिया को दिया बड़ा झटका, अब इन देशों से करेगा रिफाइंड तेल का आयात, कुछ तो है ये। ठीक है, और मलेशिया ने, आपको दिखाई दे रहा है, ये गलत लिखा, होम लिखा आ रहा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा मेरे अकॉर्डिंग। तो देखिएगा, मलेशिया ने छोड़ा इंडोनेशिया को पीछे, बना भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक। ठीक है, मलेशिया ने वर्ष 2020-21 को भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल CPO निर्यातक देश बनने के लिए इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये आपको पता चल ही गया होगा कौन सी कंट्री है। आइए इसके बारे में, इस कंट्री के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, ये इसकी एक्चुअल स्थिति है पूरे मैप पे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, मैप पे क्या स्थिति है। और इसका राजधानी और सबसे बड़ा नगर है इसका जकार्ता। ठीक है, राजधानी और सबसे बड़ा नगर है इसका क्या? जकार्ता। दिखाई दे रहा है आपको? जकार्ता। राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है? यूसुफ काला। ठीक है, और इसका स्वतंत्रता कहां से मिली है? इटली से। कब हुई थी पहली स्वतंत्रता? घोषणा हुई थी 17 अगस्त 1945। ठीक है, और मान्यता मिली है 27 दिसंबर 1949 में। मुद्रा इसकी रुपया है, नॉट रुपए। ठीक है, रुपया है, IDR। ठीक है, और समय मंडल जो है ना, इसका जो टाइमिंग है इसका, वो है आपका UTC +7 से +9 तक का। तो ये चीज आप इसका ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका आंसर तो देखेंगे ही। ठीक है, तो कौन सा देश ऐसा देश जो मलेशिया को पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बनाया? तो इंडोनेशिया उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। शेयर करते चलें भाई, अगर आपको समझ आ रहा है तो शेयर करके आगे बढ़ा दें इस वीडियो को आप लोग। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय तैराक कौन बने हैं? दीजिएगा आंसर, आंसर करें जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर करें। तैराक का नाम बताएं। चलूं आगे, बताऊं, दिखाऊं फोटो दिखाऊं, क्लू दूं आपको? क्लू देते हैं, चलो आपको ये मिटाना पड़ेगा हमें पहले।
क्लू तो तभी दे पाएंगे। देखिए कौन है, खुश हो गए होंगे, कुछ तो खुश हो गई होंगी, कुछ ध्यान है। साजन प्रकाश, ठीक है। ओलंपिक ए कट में सीधे प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं कौन? साजन प्रकाश। कौन बने हैं? साजन प्रकाश, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे और सेशन को आगे शेयर कर देंगे। चलिएगा, क्वेश्चन था आपका, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? साजन प्रकाश। सही आंसर क्या था? साजन प्रकाश था। सही आंसर क्या था? साजन प्रकाश। नोट डाउन कर लिया होगा, कॉपी लेकर के बैठे हैं? कितने लोग कॉपी लेकर के बैठ रहे हैं? अरे यार कमेंट करके बताया करो, ऐसे नहीं काम चलने वाला है। कमेंट के बगैर, बिना शेयर के, बिना लाइक के, बिना सब्सक्राइब के, बिना बेल आइकन के तो काम चलेगा ही नहीं आपका। कैसे पढ़ोगे? नेक्स्ट है, किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? चलिएगा देखते हैं आपकी हिम्मत, दीजिए आंसर फटाफट से, सब बता देंगे। अरे सबको पता है, सब होशियार बच्चे हैं, मैं जानता हूँ सभी को, ठीक है, सब होशियार बच्चे हैं। देखिएगा, भारत का पहला टाइगर रिजर्व का क्या नाम था? कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और पहला अभ्यारण्य है ये, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय की तलहटियों में स्थित है। जिम कॉर्बेट कुमाऊं क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक आदमखोर बाघों के शिकार के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। जिम कॉर्बेट के नाम पर ही इनका इस अभ्यारण्य का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा था। समझ में आई बात? किनके नाम पर? जिम कॉर्बेट के नाम पर। समझ गए ना? देखिएगा, मैंने पूरी की पूरी आपके 51 जो अभ्यारण्य हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। हो सकता है आपको छोटा दिखाई दे रहा हो यहाँ, तो मैं आपको एक बड़ा करके इसका साइज दिखा देता हूँ। देखिएगा, अब आपको शायद बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। पहला कहाँ है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक। कब? 1973 टू 1974। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये पहला है, उत्तराखंड में है ये, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मानस कहाँ है? असम में है। मेलघाट महाराष्ट्र में, ठीक है। पलामाऊ झारखंड में, रणथंबोर राजस्थान में, सिमलीपाल ओडिशा में। तो इस प्रकार मैंने पूरे के पूरे आपके 51 अब तक के जो बन चुके हैं उनकी पूरी लिस्ट आपके लिए तैयार की थी आज बैठ करके। ये देखिएगा 51 है टोटल, आपको दिखाई दे रहे होंगे 51 नंबर, ठीक है ना। ये 51 तक। तो आप इस लिस्ट को अगर लेना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इस जानकारी को प्रॉपर्ली ले सकते हैं। चलिएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। पहले आंसर से पहले एक और है कि यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु
होने के साथ साथ ही विश्व के कुल 80% टाइगर भारत में ही एक तो मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ना, जब बाघों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर आ गई थी उस समय पर, जिस समय 2006 की बात है ये, 1411 टाइगर ही यहाँ बचे हुए थे। इसके बाद भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया था और उससे जो है ना उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से उसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट 2018 के मुताबिक अब तक बाघों की संख्या 2967 हो चुकी है, यानी कि बढ़ा दिए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश राज्य में है हाल फिलहाल में, ठीक है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है सबसे अधिक, ठीक है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और टोटल कितनी है? 2967। 2 क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है। शुरुआत कहाँ से हुई थी टाइगर प्रोजेक्ट की? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, ठीक है। और आपका 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की मुहिम चलाई गई थी। 2006 में कितनी थी बाघों की संख्या? 1411 थी। तो आप ये पॉइंट्स भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इन पॉइंट्स का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट है आपका कि देखिएगा, अगर शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखें तो टाइगर रिजर्व बाघों का जो है ना आरक्षित करने का स्थान है। जो टाइगर रिजर्व कहते हैं वो क्या है एक्चुअली में? टाइगर रिजर्व कहते किसे हैं? उनको रिजर्व रखने का स्थानीय टाइगर रिजर्व कहलाता है, जहां एक भौगोलिक क्षेत्र की परिसीमन से टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत मैंने आपको बाकी जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने बना करके दे दिया। अब आपको केवल देखना है इन सब चीजों को और सुनना है ध्यान से, ठीक है। रणथंभौर जो है ना, रणथंभौर का जो नाम आया है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, ठीक है। ये 3 ऑलरेडी हैं टाइगर रिजर्व। अब चौथा जो है ना टाइगर रिजर्व बना है रामगढ़ अभ्यारण्य। NTCA ने इसको मंजूरी दी है। तो इसका आप नाम क्या है? इसका जो अभी 52वां बना है टाइगर रिजर्व रामगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है। कौन सा बना है? रामगढ़ अभ्यारण्य। चलिएगा, किस देश में 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका क्या? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल फिलहाल राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख की सब्सिडी देने की घोषणा की है। कौन सी राज्य सरकार है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने इसकी घोषणा की है? फटाफट से आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको इसका आंसर नहीं देंगे, आपको खुद ही देना होगा। दोगे खुद ही? देखिएगा, इलेक्ट्रिक कारें एक प्रकार की इलेक्ट्रिक वाहन ईवी होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन का अर्थ किसी ऐसे वाहन से है जो इलेक्ट्रिक मोटरों के शक्ति से चलता हो। इलेक्ट्रिक कार विद्युत से सड़क पर चलने वाली व्यवहारिक वाहन होती है एक तरह की, ठीक है। और इलेक्ट्रिक कारें जिनके भीतर लगी मोटर किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करती है और अलग नामों से जानी जाती है। देखिएगा, सूर्य की किरणें जो है ना ऊर्जा प्राप्त कर चलने वाली इलेक्ट्रिक कारें सोलर कार कहलाएंगी, ठीक है। और पेट्रोल द्वारा चलित जनरेटर ऊर्जा प्राप्त करने वाली इलेक्ट्रिक जो है कार होती हैं वो हाइब्रिड कार का एक प्रकार होती हैं। इस प्रकार एक इलेक्ट्रिक कार जो इसके भीतर लगी बैटरी पर से ऊर्जा लेती है, एक कार बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि BEV उसको कहा जाएगा। उसी को क्या कहा जाएगा? BEV कहा जाएगा। ज्यादातर जो है ना शब्द इलेक्ट्रिक कार का प्रयोग शुद्ध बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के उल्लेख के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बच्चे आपको ज्यादा इतनी डिटेल में पढ़ने की वैसे जरूरत है नहीं, करंट अफेयर्स हैं केवल,
ठीक है। ये टेस्ला रोस्टर है, 245 मील प्रति चार्ज है इसका, ठीक है। देखिएगा इलेक्ट्रिक कार जो है ना आमतौर पर पेट्रोल चलित कारों की तुलना में अधिक महंगी तो होती हैं, लेकिन इनका खर्च जो है वो कम होता है, ठीक है। दूसरा, ये पोल्यूशन नहीं फैलाती, लेकिन इसका एक नुकसान है, ठीक है। तो चलिएगा आंसर देखते हैं। अभी हमारा क्या आंसर है इसका कि हाल फिलहाल राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। ऐसी कौन सी सरकार है? तो गुजरात राज्य सरकार ऐसी है, ठीक है। गुजरात ने घोषणा की है 1.5 लाख रुपया देने की, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर है सुरेश एन पटेल। मैं एक बार आपको इसको बता देता हूं कि जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में संजय कोठारी का जो कार्यकाल था वो बुधवार को समाप्त हो गया, ठीक है। 23 तारीख में या 22 तारीख में, आप एक बार डेट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया था, जिसके बाद पटेल को नियुक्त किया गया था। कोठारी पिछले साल अप्रैल में आयोग में नियुक्त थे, ठीक है। और जो है ना देखिएगा, उन जो सतर्कता आयुक्त होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु ने पूरी करनी रहती है, ठीक है। इसके पहले वे रिजर्व बैंक के विनिमयन और पर्यवेक्षण या फिर भुगतान एवं निपटान प्रणाली बोर्ड के एक स्थायी आमंत्रित सदस्य या फिर बैंक या फिर वित्तीय धोखाधड़ी के सलाहकार बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। कौन? सुरेश एन पटेल, ठीक है। तो आपके जो है ना ये करंट अफेयर्स आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे हैं सभी बच्चे। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं अच्छे से, कुछ बच्चे जो कमेंट नहीं कर रहे हैं वो आलसीपना दिखा रहे हैं, वो कमेंट अवश्य कर लें। और जो नए बच्चे हैं उनसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप इसी तरीके से करंट अफेयर्स से जानकारी लेते रहें जो कि आपके एग्ज़ाम में सेट होते हैं। लास्ट टाइम मैंने बहुत क्वेश्चंस लगवाए थे, कुछ बच्चे इस चीज़ का एविडेंस है। उस समय केवल व्हाट्सएप ग्रुप में चलाया करता था, अब मैंने आप लोगों के कहने के अनुसार ही यहाँ पर क्लास लेना स्टार्ट किया है। तो चलिएगा बच्चों, धन्यवाद आप सभी का आज की मेरी क्लास लेने के लिए। थैंक यू सो मच जिन बच्चों ने मेरी क्लास ली है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अंत में जाते जाते आप सभी को प्यार दें, छोटे बच्चों को स्नेह करें और स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार रखें जिससे कि वो आपके साथ सेफ, बिल्कुल सेफ फील करें। बड़ों का सम्मान करें। धन्यवाद।